नेक्स्ट, इस बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास दो लेंसेज है बेटा, एक लेंस हीरा और एक लेंस हीरा, दोनों बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं। दोनों बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं। ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस है। पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ बड़ा है 20 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की बड़ा फोकल लेंथ है -40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 मिलीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है बड़ा यहां से 60 सेंटीमीटर दूर है। सर 60 सेंटीमीटर कहाँ से है? इस पहले वाले लेंस से या दूसरे लेंस से? एक ही बात है, दोनों लेंस इतने नज़दीक हैं कि चाहे डिस्टेंस यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज ऑब्वियसली मीन्स फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो होगी उसकी मुझे हाइट बतानी है और पोजीशन बतानी है। बिल्कुल बताएंगे। पहली बात तो बेसिक से भी कर सकते हो, इस लेंस से इमेज कहाँ बनेगी, वो लेंस इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो दो बार 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f भी लगा सकते हो, कोई मना ही नहीं है उसमें, बट उसमें इतना मजा नहीं आएगा, मतलब टाइम लग जाएगा। इन दोनों लेंस को मैं एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, और जिस इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ उसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। बड़ा 40 तो एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 बड़ा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मेरे पास आ गई है 40 सेंटीमीटर। ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आई है, इस बात का अर्थ ये है कि आपको ना इन दोनों लेंस को रिप्लेस करके एक इकलौते लेंस से इन दोनों लेंसेस को एक ऐसे लेंस से रिप्लेस करना है जिस लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर हो। वो लेंस इस ऑब्जेक्ट की वही इमेज बनाएगा जहां ये दोनों मिलकर बनाएंगे, और उतनी ही बड़ी बनाएगा जितने दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज इक्विवेलेंट टू द सिस्टम इन विच देयर इज ए लेंस कन्वर्जिंग लेंस। सर कन्वर्जिंग कैसे पता लगा? बड़ा फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है ना, इसलिए जिसके पास फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और आपके जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है, जिसकी खुद की हाइट बड़ा कितनी है 2 मिलीमीटर, और ये है आपका 60 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी? बिल्कुल बताएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है बड़ा, इस ऑब्जेक्ट से रेज यूँ आएंगी, ये वाले साइड प्लस ये वाले साइड माइनस। ये तो सिंपल हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अब तो हम बड़े आराम से निपटा देंगे। हम बड़े आराम से कहेंगे v इज इक्वल्स टू u f अपॉन u प्लस एफ। बड़ा -60 और 40 को ऐड किया तो कितना आएगा? -20। बड़ा मेरे ख्याल से +120 आ गया होगा। इसका मतलब जो इमेज होगी बड़ा वो +120 पर बनेगी। सर इमेज कितनी बढ़ेगी, कितनी बड़ी बनेगी? बड़ा इमेज इज ऑफ कोर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑफ कोर्स v अपॉन u। 120 अपॉन -60, बड़ा मैग्निफिकेशन -2 आ गया। -2 आने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी, और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 मिलीमीटर है तो इमेज की हाइट 4 मिलीमीटर होगी। तो आप कह सकते हो कि इमेज जो होगी वो ऐसे कहीं होगी 4 मिलीमीटर। एंड ऑफ कोर्स ये आपकी एक रियल इमेज बनी है, और रिफ्रेक्टेड रेज यहां पर आकर एक्चुअल में मीट कर रही हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं बेटा। एग्जांपल इस तरह से है कि दो लेंसेज हैं। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स, ये आपके पास एक कॉनकेव। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, इस तरह का थिन लेंसेज जैसे अक्सर होते हैं, और ये एक तरह से इनकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। यहां तक ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स भी बड़ा दे रखे हैं। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां तक चलेगा होगा?
यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 2 मिलीमीटर है और ये डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर है। बड़ा खूब सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ इस तरह के, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आप हल्के फुल्के बोर हो रहे हो, लेकिन ऐसे ही एग्जाम्पल अपनी शीट में है, ऐसे एग्जाम्पल पहले आईआईटी एडवांस के अंदर पूछ रखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल एचसीवी के अंदर और किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एक भी एग्जाम्पल, दो भी एग्जाम्पल अगर हम क्लास में कर लेते हैं तो ऑफकोर्स हमारा कंफर्ट लेवल तो बढ़ ही जाता है ना। तो चलिए, कहानी क्या है सुनिएगा। मैं ऐसे पार्ट्स में पूछ रहा हूँ, 3 सवाल पूछ रहा हूँ। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। दूसरा सवाल, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। और तीसरा सवाल, फाइंड हाइट ऑफ इमेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हो कि पूरे सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना मेन बात है। उसके बाद तो सिंपली हमारा जो लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, या फिर बड़ा जो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहला काम ये है कि ये जो दोनों लेंस एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इनको है ना सबसे पहले इस तरह से मानना स्टार्ट कर दो कि दीज लेंसेज आर लाइक दिस। उन दोनों लेंस को हल्का हल्का बड़ा दूर कर दो, हल्का हल्का दूर कर दो। इस कॉन्वेक्स को अलग दिखा दो और इस कॉन्केव को अलग दिखा दो। पहला स्टेप तो ये हो गया। हालांकि कर टच रहे हैं, उनको हल्का सा दूर कर दो। दूर कर दिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10, ये वाला भी कितना है 10। ये 10 है तो ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है 10, लेकिन ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल के अंदर दिया हुआ है। बेटा देखो, ये वाला कॉमन था तो 10 लिखा हुआ था, तो 10 ही ये और 10 ही ये। इसकी फोकल लेंथ में एक बार के लिए f1 मान लूँ और इसकी फोकल लेंथ में एक बार के लिए f2 मान लूँ। इन दोनों लेंसेज को मैं एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसकी फोकल लेंथ विल बी गिवन एज 1/f इक्विवेलेंट, एंड 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। चलो बच्चों, 1/f1, इस लेंस की 1/f1 निकालते हैं। क्या होगी 3/2 अपॉन 1, एयर मान लीजिए, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, -1 इंटू बड़ा फोकल लेंथ। आई रियली होप आपको लिखना आता होगा। ये वाले साइड हम मानेंगे बड़ा क्या, प्लस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 बड़ा r1 आएगा पॉजिटिव, 1/r2, r2 आएगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आई एम रियली होपिंग कि आपको फोकल लेंथ लिखनी आती है, बहुत सारी प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं। प्लस 1/f2 बड़ा 1/f2 4/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 बड़ा रेज आ रही है इस तरफ, तो ये r1 है, ये r1 है नेगेटिव में, 1/r1 माइनस 1/r2, r2 है बेटा पॉजिटिव। कर लेंगे, अब तो मैनेज कर लेंगे। बड़ा ये कैलकुलेशन बाद यहाँ एक्सटेंड कर रहा हूँ। मेरे पास आ गया है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बड़ा 3/2 माइनस 1 इज हाफ, 1/10 प्लस 1/10 इज ऑफ कोर्स 2/10 प्लस 4/3 माइनस 1 इज ऑफ कोर्स 1/3 इंटू बड़ा 20 तो नीचे आ गया, 20 तो नीचे आ गया, -2 -1 बड़ा कितना हो गया -3। 2 से 2 कैंसिल, बड़ा 1/f इक्विवेलेंट इज 1/10, 3 से 3 कैंसिल, -1/20। 20 क्या आ गया बेटा एलसीएम, दैट इज 2 -1, दैट इज 2 -1। बड़ा मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मेरे पास आ गई है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों लेंसेज को मैं एक ऐसे लेंस से रिप्लेस कर सकता हूं जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। बेटा 20 सेंटीमीटर तो प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑफ कोर्स आपका एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया। तो इन दोनों लेंसेज को मैं एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर सकता हूं जिस इकलौते लेंस की फोकल लेंथ होगी आपके पास 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसान से लगाओगे बेटा, आसान से लगाओ। अब अगला सवाल तो बेटा रह गया। अब मैं क्या करूंगा,
कि इन दोनों लेंस को मैंने जैसे ही इकलौते लेंस से रिप्लेस किया जिसकी फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है बेटा आपके पास यहाँ पड़ी है और ये डिस्टेंस भी है बेटा आपके पास 20 सेंटीमीटर। आई रियली होप बेटा आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो इस लेंस के फर्स्ट फोकस पे पड़ी है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लेना। जैसे ही आप u की वैल्यू -20 रखोगे बेटा v की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्शन के बाद रेज हो जाएंगी पैरेलल और जो इमेज होगी सॉरी बेटा जो मैग्निफिकेशन होगा दैट इज ऑफ कोर्स v बाई यू। बेटा मैग्निफिकेशन ऑल्सो विल बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी क्योंकि v की वैल्यू तो इनफाइनाइट है, मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट है तो ऑफ कोर्स इमेज की हाइट बेटा आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। आप ये कह सकते हो कि इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी और खूब लार्ज बनेगी, ऐसा भी कह सकते हो। और आप ये कह सकते हो कि ऐसा तो नॉट डिफाइंड टाइप का सा मामला है, रेस तो पैरेलल हो गई है। जैसा आपका मन हो वैसे बोल सकते हो। आई रियली होप कि बेटा सारी कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ ये 1/f1 लिखने वाली थी। 1/f1 बेटा मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। 1/f1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन -1 इंटू 1/r1 -1/r2। r1 वो रे जिस पर बेटा सॉरी बेटा वो वाला सरफेस जिस पर रे पहले गिरी है, r2 बेटा उस सरफेस का रेडियस ऑफ सरफेस जिस पर रे बाद में गिरी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले भी एक बार अच्छे से बहुत ही बढ़िया से सिखा चुका हूं, आपको याद तो होंगी ना। आगे चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे और लिखना है। मैं उस फॉर्मूले की डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। द रीज़न इज़ कि ना उसका कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। जैसे मान लो कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है f1, ये एक दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ लेट से f2 और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है लेट से d। और इस तरह के अरेंजमेंट की कोई हमसे पूछ ले कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसे अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वैसे डिफाइंड नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लूं और फिर मैं 1/v - 1/u = 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला में पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी दो लेंस इस तरह से पड़े हों डी सेपरेशन पे तो उस केस में ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर पड़ी है और आपको पता करना हो कि इमेज कहाँ पड़ी है तो उसके लिए आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा और 1/v - 1/u = 1/f ये वाला फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। बट कुछ बुक्स के अंदर इस तरह के अरेंजमेंट की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला दे रखा होता है 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2 माइनस d मतलब दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन अपॉन f1 f2 को ऑफ कोर्स साइन के साथ लिखना है। कुछ बुक्स में इस तरह का फॉर्मूला दे रखा होता है तो आपको याद भी होना चाहिए। लेकिन मैं क्लियर कर दूं इस बात को कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हमारे काम का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले से हमारा कोई सवाल हो जाए। कोई बच्चा अगर ये सोचता हो कि सर मैं इन दोनों लेंस को एक इकलौते लेंस से रिप्लेस कर दूं जिसकी फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट होगी और फिर मैं 1/v - 1/u = 1/f इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में पुट कर दूं, क्या मेरा आंसर आएगा? नहीं बेटा, बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फिर सर आपने बताया क्यों? बेटा मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कि किसी जगह बेटा तुम लोगों से इस तरह कोई सवाल पूछ ले कि बताओ दो लेंसेज के बीच में सेपरेशन d है, अब बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन इसका कोई हमारे सवालों के अंदर कोई बहुत बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं कहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टेट किया है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टेट किया है कि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। आप चाहो तो इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन है HCV के अंदर, देखना चाहो देख सकते हो, ना भी देखोगे तब भी चल जाएगा। हमारे इतने यूजफुल चीज़ नहीं है। हाँ, फॉर्मूला इसलिए यूजफुल हो सकता है, पूछ ही लिया सवाल बताओ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। इससे ज़्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये ना सोचें कि मैं इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लूँगा और इस फॉर्मूले पुट कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट से इमेज की मेरे पास पोजीशन आ जाएगी। नहीं, आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। और हमें आता है, ऐसा थोड़ी कि मैं सोल्व नहीं करना आता। दो लेंसेज अगर पड़े हों इस तरीके से तो ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है ये तो मैं करना आता ही है। हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हमें सारी चीज़ में आती है, हमें इसमें लोड है नहीं बेटा।
बट फिर भी कुछ बुक्स में बेटा लिखा रहता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। सवाल कुछ बुक्स में होते हैं तो आप बेटा मान लो कि बुक कर रहे हो तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। पढ़ाया तो मैंने अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बता दिया, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन है उसको ही पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं क्लियर कर दूं कि लेंस हो और उसके बाद में मिरर हो, उस केस में इमेजेस कैसे बनती मैं आपको एक दो सवाल पहले से करा चुका हूं, मैं आपको फिर से भी करा दूंगा, लेकिन आपको सवाल पहले से करा चुका हूं। इस लेंस से जो इमेज होगी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी वगैरह वगैरह, मैं सारी बात आपको सिखा चुका हूं। लेकिन मुझे इसकी एक डेरिवेशन करनी है, इसलिए मैं एक सवाल आपको फिर से करा देता हूं। कोशिश करूंगा कि वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट लूँ, कोशिश करूंगा वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट लूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये एक लेंस है और ये आपके पास है कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस लेंस की फोकल लेंथ लेट से बेटा 40 सेंटीमीटर है। यहां कहीं बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास 90 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा 90 नहीं, ये डिस्टेंस आप 150 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये बेटा कितने लीजिए 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपके पास एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। फेयर एनफ। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, जो भी फाइनल इमेज होगी उसकी पोजीशन बताओ। पहली बात तो ये सोचो कि फाइनल इमेज का अर्थ क्या हुआ। इस ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी तो इस लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और रेज जब पलट के आएंगी तो इस लेंस से वापस से रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीन कर्म कांड होने के बाद फाइनल इमेज कहां बनेगी हमें वो पता करना है। कर लेंगे पता, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेंस के लिए रेज आई ऐसे, तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। फॉर्मूला क्या बेटा, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बेटा फोकल लेंथ कितनी है 40। मेरे पास आ गया 1/v that comes out to be 120, that comes out to be 3 - 2, बड़ा v comes out to be 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लेंस है ये सबसे पहले जब इमेज बनाएगा तो बड़ा प्लस 120 सेंटीमीटर पे बनाएगा। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 120 सेंटीमीटर यहां कहीं आएगा, कर लेंगे। ऐसे ले बेटा, इस लेंस ने सबसे पहली इमेज जो बनाई वो यहां कहीं बनाई आई, और वो यहां से 120 सेंटीमीटर दूर है। अब ध्यान देना बेटा इस बात को, इस लेंस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, बट ऑफ कोर्स इससे जो रेज निकल रही है ये मिरर पे गिर रही है। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑन मिरर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट। सो I1 इज एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। सॉरी बेटा पहले उल्टा लिख दिया, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज इमेज। तो इस लेंस के लिए ये इमेज है,
लेकिन इस मिरर पर ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है तो इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे सो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मिरर कहां इमेज बनाएगा देख लेते हैं। मिरर के लिए अगर देखें तो इंसिडेंट रेज आ रही है इस तरफ, साइन कन्वेंशन वही रहेगा, ये प्लस ये माइनस। सर वही मतलब बेटा इस लेंस के लिए भी इधर प्लस था इधर माइनस था, इस मिरर के लिए भी इधर प्लस है इधर माइनस है, साइन कन्वेंशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ बेटा बताना इमेज कहां बनेगी, वेरी सिंपल। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू बेटा ये डिस्टेंस कितनी 30 आएगा भाई, टोटल 150 था, ये 120 आ गया तो ये आपका 30 इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी 30 प्लस 30 या माइनस 30 माइनस 30। सॉरी बेटा रेज आएंगी इस तरफ तो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड माइनस, ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है बेटा दैट विल बी 30 प्लस 30 माइनस 30 माइनस 30। ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गए और कैंसिल होते बेटा v की वैल्यू आ गई है इनफाइनाइट। बेटा मिरर के लिए v की वैल्यू तो इनफाइनाइट आनी थी, ध्यान से देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट है I1 जो है, जो इस लेंस के लिए इमेज थी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो बेटा इसके प्रिंसिपल फोकस से पड़ा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है तो फोकल लेंथ कितनी है 30। और जो भी बेटा और तुम जानते हो कि ऑब्जेक्ट जब भी बेटा मिरर के प्रिंसिपल फोकस में पड़ा रहता है तो उस केस में उससे जो रेज निकलती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, आई रियली होप आपको याद होगा, वो रिफ्रैक्शन के बाद हो जाती हैं पैरेलल, वो रिफ्रैक्शन के बाद आती है पैरेलल, मतलब इमेज कहाँ बना रही है इन्फिनिटी। तो ये रेज ऐसे पैरेलल होगी, ठीक है। अब फिर से रिफ्रैक्शन होगा, अब ये सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन है, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन बाय लेंस। अब लेंस के लिए बेटा रेज आ रही है पैरेलल, अब तुम जानते हो रेज बेटा अगर इस तरह से पैरेलल आती है वो कहां मीट करती है फोकस पे, और अगेन जब इस लेंस से जब अगली बार रिफ्रैक्शन होगा तो रेज आ रही है इस तरफ, अब ये वाली साइड प्लस होगी और ये वाली साइड माइनस होगी। आप फॉर्मूला जानते हो 1/v माइनस 1/u, यू बेटा ऑफ कोर्स इनफाइनाइट शुड बी इक्वल टू 1/f। बेटा फोकल लेंथ कितना है इसका 40 सेंटीमीटर, बेटा v की वैल्यू कम्स आउट टू बी +40। बेटा अब जब रेज आ रही है इस तरफ तो ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस है, जो इमेज होगी बेटा वो +40 पर बनेगी, फाइनल इमेज जो है इट विल फॉर्म लाइक दिस। ये लीजिए बेटा, हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि रेज जो पैरेलल आई है वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस पे जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा था कि जब पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा था तो ये प्लस था ये माइनस था, इस मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तब ये प्लस था और ये माइनस था, जब रेज वापस पलट के आ रही थी तब इस लेंस के लिए ये वाली साइड प्लस हो गई और ये वाली साइड माइनस हो गई, क्योंकि इंसिडेंट रेज ऐसे हैं। क्या क्या हुआ, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। पहले वाला रिफ्रैक्शन और जो रिफ्लेक्शन था उसके लिए ये वाली साइड प्लस थी और ये वाली साइड माइनस थी, जब अगली बार रेज आया तो बड़ा मामला पलट गया, अब इंसिडेंट रेज यूं आ रही तो ये वाली साइड प्लस हो गई ये वाली साइड माइनस हो गई। तो बड़े आराम से इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये वाला सवाल वैल्यूज हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन ये वाला सवाल बेटा हम पहले भी कर चुके हैं, आपको शायद याद भी आ गया होगा, उसमें वैल्यूज ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो चलिए अब फॉर्मूला भी निकालते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम तब निकालेंगे जब ऑफ कोर्स लेंस और मिरर बिल्कुल टच कर रहे होंगे, बिल्कुल नजदीक होंगे। तो मैं एक फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, मैं उस फॉर्मूले को डिराइव भी करना चाहता हूं, एंड दैट फॉर्मूला इज ओनली इफ lens and mirror are very near और टचिंग। बेटा बहुत ही नजदीक है या टच कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मान लो कि ये रहा आपका कोई लेंस जिसकी फोकल लेंथ है FL, इसके बिल्कुल सट के बेटा ये मिरर है और लेट्स से इसकी फोकल लेंथ है आपके पास FM। फेयर एनफ, यहां कहीं मेरे बच्चों कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे यूं, इस ऑब्जेक्ट से अगर रेज आएंगे यूं तो मैं इस साइड को प्लस मानूंगा और इस साइड को मैं माइनस मानूंगा, पहले बोल देता हूं, मैं चेंज नहीं करने वाला हूं, इधर को प्लस और इधर को माइनस। सबसे पहले ये लेंस जो है ये रिफ्रैक्शन करेगा, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन बाय लेंस, बेटा फॉर्मूला क्या होता है 1/v
बड़ा इसने जो इमेज बनाई मान लो V1 बनती है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस लेंस ने जो भी इमेज बनाई वो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। मान लो कि इसने इमेज बनाई यहाँ पर -10 पे, तो V1 की वैल्यू अगर इसके लिए -10 होगी तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, -10, क्योंकि साइन कन्वेंशन भी वही है और डिस्टेंस भी वही है, क्योंकि ये वाला जो सेपरेशन है तो बहुत छोटा है। तो आप कह सकते हो कि नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन बाय मिरर। बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, 1/V, बड़ा मान लो कि इसने इमेज बनाई है V2 पे, प्लस 1 अपॉन U। बड़ा मिरर का U वही है जो इस लेंस का V था। इस लेंस का V क्या था, V1। तो आप कह सकते हो दैट शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन F। बड़ा ध्यान देना, यहां पर लेंस मेकर वाला फॉर्मूला लगाया है और यहां पर मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया है। अगेन एक बार रिफ्रैक्शन फिर से होगा, एक बार रिफ्रैक्शन फिर से होगा। इस बार रिफ्रैक्शन होगा बड़ा किससे, बाय लेंस, ठीक है। और वो फॉर्मूला तुम जानते हो, इस मिरर ने जो भी इमेज बनाई होगी वो इस लेंस के लिए क्या एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल इमेज 1/V माइनस 1 अपॉन U। U क्या रखूं, तो आप बोलोगे सर U रखो, U रखो, U रखो, U रखो। इस मिरर ने जो भी इमेज बनाई है वो इस लेंस के लिए कैसे एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो बनाई है V2 पे, तो V2 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन FL। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ये मिरर की इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हल्की सी गलत है, मैं कारण बता रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि ये जो लेंस है उससे जब सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है तब रेज आ रही है यूं। जब रेज आ रही है यूं तो ये वाला लेंस जो है वो इधर प्लस मान रहा है और इधर माइनस मान रहा है, ठीक है। और हमने एक्चुअल में बिल्कुल शुरुआत में क्या डिफाइन करता है कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इस इक्वेशन के लिए V और V2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, V और V2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो, और हमने जो शुरुआत में जो प्लस और माइनस माने थे उसके कारण जो कोऑर्डिनेट्स थे उसमें एक अंतर है। किसका अंतर है, प्लस माइनस का। मैं फिर से बोलता हूँ, ये वाला लेंस है, इस मिरर से जब रेस पलट कर वापस आए तो ये वाला जो लेंस है इसके लिए बेटा जब रेज यूं आएंगे तो ये वाली साइड प्लस हो जाएगी और ये वाली साइड माइनस हो जाएगी। तो इस लेंस ने मान लो कि फाइनल इमेज बड़ा यहाँ बनाई, तो ये तो बोलेगा कि +10 है, लेकिन हमने जो शुरुआत में साइन कन्वेंशन मान रखा है उसमें इधर प्लस है और इधर माइनस है, हम बोलेंगे वो -10 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो आपका V और V2 है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं और हमने जो शुरुआत में जो प्लस और माइनस मान रखे थे उसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें प्लस माइनस का अंतर है। तो मुझे यहाँ पर एक माइनस लगाना चाहिए, यहाँ पर एक माइनस लगाना चाहिए उस बात को कंपनसेट करने के लिए। अगर आपको बड़ा यहाँ माइनस न लगाओ, यहाँ माइनस न लगाओ, तो आप सीधा यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हो, या तो इधर माइनस लगा दो उधर माइनस लगा दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इधर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट किस में है, मुझे इंटरेस्ट है एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ी थी और फाइनल इमेज कहाँ पड़ी है, इसमें इंटरेस्ट है। ये जो V2 है इसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये जो V1 है इसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करूं कि ये V1 उड़ जाए और ये V2 उड़ जाए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा, मेरे ख्याल से मुझे इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को तो ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करूंगा ना तो ये 1 अपॉन V2 तो हो जाएगा गायब। और फिर इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि माइनस करूंगा तो ये 1 अपॉन V1 गायब हो जाएगा। माइनस इक्वेशन नंबर 1 करना बेटा, 2 और 3 को ऐड करना और 1 को माइनस करना। इन दोनों को ऐड किया तो ये तो खत्म, इसमें से इसको माइनस किया तो ये खत्म, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया बेटा देखना 1/V, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसको माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, इधर की तरफ बेटा मैंने इन दोनों को तो ऐड किया है तो 1 अपॉन FM माइनस 1 अपॉन FL, फिर इसको माइनस किया माइनस 1 अपॉन FL। ले बेटा फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ गई है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FM माइनस 2 अपॉन FL। ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में दो खास बातें हैं जो मैं ढंग से याद रखनी है, जो ढंग से मैं सोचनी है। पहली ये कि फाइनल फॉर्मूला आया है 1/V प्लस 1/U, ना कि 1/V माइनस 1/U। इसका मतलब ये जो लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन है इट विल फाइनली एक्ट लाइक ए मिरर, क्योंकि फॉर्मूला कैसा आ रहा है, मिरर जैसा। आप बोलोगे हाँ सर मिरर जैसा एक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि रेज जो है ना वो क्रॉस करके इधर तो आ ही नहीं सकती, रेज जो तो पलट कर वापस आएंगी, और अगर पलट कर वापस आती है तो किस में होती है, मिरर में होती है या फिर लेंस में होती है। आप सर लेंस में तो
पार करती है, मिरर में वापस आती है। तो दिस अरेंजमेंट इज गोइंग टू बिहेव नॉट लाइक ए लेंस बट लाइक ए मिरर। तो पहली बात तो मुझे इससे ये पता लगी है कि एंटायर अरेंजमेंट इज बिहेविंग लाइक ए मिरर। सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छी बात है, एक ऐसे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में बड़े आराम से कह सकता हूं क्या, जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। मतलब इस लेंस को और इस मिरर को तुम एक इकलौते मिरर से रिप्लेस कर सकते हो और उस मिरर की जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात मेरे बच्चे याद रखनी है और हमारा सारा का सारा काम चल जाएगा। डेरिवेशन तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया कि ठीक है ना, कुछ बच्चे बड़ा ऑफ कोर्स है ना हर बात को बेसिक से ही जानना चाहते हैं, उनके लिए करवाएं। अदरवाइज आप बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से सारा का सारा काम बना सकते हो। ये जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है ना, इससे हमारा सारा काम बन जाएगा। लेंस और मिरर कुल मिलाकर किसकी तरह बिहेव करेंगे, मिरर की तरह बिहेव करेंगे। और उस मिरर की फोकल लेंथ किस फॉर्मूले से आएगी, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। इससे हमारी सारी बात बड़े आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए बच्चों, इस फॉर्मूले पे हम कुछ सवाल भी निपटा लेते हैं। सुनिएगा बेटा, आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसके साथ में ऐसा एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है अपन ने, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक ठीक। यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट पड़ा बेटा, ये ऑब्जेक्ट बड़ा यहां से 30 सेंटीमीटर दूर पड़ा है और इसकी हाइट आपके पास 2 मिलीमीटर है। बड़ा पहला सवाल, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। दूसरा और तीसरा सवाल, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन और इमेज की हाइट आपको बतानी, ठीक है। तो चलो करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से ऑफ कोर्स रेज आएंगे इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। फॉर्मूला ना लगाना चाहिए, बेसिक से करना चाहिए, बेसिक से भी कर सकते हैं। बस एक बार 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, एक बार 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और एक बार फिर से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा सकते हो। आंसर तो आएगा बेटा, कहाँ जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला हम 3 बार लगाकर, मतलब ये तीनों फॉर्मूला लगाकर हम एक फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, और वो निकाल चुके हैं कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। fl तो मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर, चिंता ही नहीं उसकी। मिरर की फोकल लेंथ क्या लिखो बेटा, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, तो फोकल लेंथ आएगी 10, फोकल लेंथ आएगी 10 प्लस 10 या माइनस 10। आप बोलोगे सर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर आएगा प्लस साइड के अंदर, तो ऑफ कोर्स हम तो याद भी कर चुके हैं, दैट कम्स आउट बी 1/10 माइनस 1/10। बड़ा 1/10 माइनस 1/10 बड़ा दैट कम्स आउट बी 0। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बड़ा मेरे पास क्या आ गई है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है ये एक ऐसे मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो। बड़ा फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो, तुम जानते हो एक ही बात है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, किसके लिए होता है। आप बोलोगे सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। इट हैपन्स फॉर प्लेन मिरर। तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। और प्लेन मिरर की अगर तरह बिहेव करेगा तो ऑब्जेक्ट अगर 30 सेंटीमीटर आगे है तो इमेज बड़ा आपकी 30 सेंटीमीटर पीछे होगी,
ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 मिलीमीटर है तो इमेज की हाइट भी बेटा आपके पास 2 मिलीमीटर ही होगी। ठीक है बच्चों, बात बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आई गई है। आगे चलते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है, ये मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और ये आपके पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। बड़ा सेपरेशन बहुत कम है इनके बीच में, ऐसा मान के चलो टच ही कर रहे हैं एक तरीके से। ये इन दोनों के कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस है। इसकी फोकल लेंथ लेंस की जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आपके पास 20 सेंटीमीटर है। यहाँ कहीं मेरे बच्चे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 मिलीमीटर और ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, सवाल बेटा वही है, बार बार क्या रिपीट करूँ, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड फाइंड हाइट ऑफ इमेज। ये आपके 3 बेसिक सवाल है। अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, आप कहोगे सर 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 1/fm माइनस 2/fl। fm मिरर की फोकल लेंथ, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 तो फोकल लेंथ तो 10। रेज आएंगी इस तरफ, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस। कॉनकेव है, फोकल लेंथ प्लस में आएगी, नेगेटिव आएगी, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगी, तो -10। लेंस की फोकल लेंथ बेटा पहले से दे रखी कितनी, 20, मेरे ख्याल से आ गया -1/10 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मेरे पास आ गई है -5 सेंटीमीटर। ये -5 सेंटीमीटर का लेंस नहीं है, ये -5 सेंटीमीटर का मिरर है। मैं पहले बोल चुका हूं कि लेंस और मिरर किसकी तरह बिहेव करेंगे, मिरर की तरह बिहेव करेंगे। इट मीन्स दैट एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मिरर हुज फोकल लेंथ इज -5 सेंटीमीटर। बेटा नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है, कॉनकेव का होता है। तो आप बेटा घर से बैठे बैठे चिल्ला के कह रहे होंगे सर कॉनकेव का होता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव और ये आ गई हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर। चाहे इस अरेंजमेंट के 20 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट रख दो, चाहे इस इकलौते मिरर के 20 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट रख दो, बड़ा बात तो एक ही है। ठीक, आप जानते हो साथ, ठीक है। इन दोनों को हम उस इकलौते मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, बड़ा फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f इक्विवेलेंट। बड़ा मिरर वाला फॉर्म लगाऊंगा ना, क्योंकि सारा का सारा अरेंजमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। हमने प्रूव भी किया इस बात का। हम कह सकते हैं कि 1/v तो निकालना है प्लस 1/u, रेज आएंगे इस तरफ, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, इज इक्वल्स टू 1/ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बड़ा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं -5। बड़ा मेरे पास आ गया 1/v इज 1/20 माइनस 1/5, 20 ये दैट इज 1 - 4। बड़ा v की वैल्यू आ गई है -20/3 सेंटीमीटर। तो जो भी इमेज होगी तो -20/3 सेंटीमीटर पर बनेगी। ठीक है, कितनी बड़ी बनेगी मैं निकाल सकता हूँ। बेटा मैग्निफिकेशन इज, बेटा मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u दैट इज -20/3 अपॉन बेटा u कितना था -20। बेटा मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से -1/3 आ गया होगा। -1/3 आने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज आपकी नीचे है, और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 मिलीमीटर है तो इमेज की हाइट आपके पास 2/3 मिलीमीटर है। तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि इमेज जो होगी वो यहाँ कहीं बनेगी। ये डिस्टेंस कितनी बोल रखी है, ये डिस्टेंस आपके पास 20/3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसकी 1/3 टाइम्स। ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा 2 मिलीमीटर, तो बड़ा ये मेरे ख्याल से आ गया 2/3 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो ऐसे ऐसे बनेगी। ये आपके पास एक रियल इन्वर्टेड इमेज है। तो ऐसे में आप बड़े आराम से सारा का सारा काम निपटा सकते हो, कोई बहुत बड़ी टास्क इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज ऐसा ही एक सवाल और है ना। मैं फिर बड़ा एक थोड़ा टफ सा सवाल और कराऊंगा, है ना। ऐसे बड़ा सवाल है ना हर जगह है, अपनी शीट में भी है ना। अपनी शीट का जो एडवांस लेवल सेक्शन होगा उसमें भी होंगे, बड़ा HCV के अंदर भी होंगे, और भी हर स्टैंडर्ड बुक के अंदर सवाल होंगे। तो हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस तो क्लास में ही कर लेते हैं। बेटा ये आपके पास कोई मिरर है, अब सुनना। मिरर का मिरर नहीं, लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2,
दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं वो 20 सेंटीमीटर है। और लैंग्वेज सुनना कि हमने इस कॉनकेव लेंस की इस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है। ये लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आएगा, क्या शब्द यूज आएगा बेटा? सिल्वर्ड। तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर एक तरीके से ये वाला सरफेस है एक मिरर की तरह बिहेव करेगी, और वो भी कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर टाइप बिहेव करेगी। ठीक है, अब अगेन बेटा सारी कहानी वही है। यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट है जो बेटा यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर है। ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास 2 मिलीमीटर है। सवाल बेटा तुम जानते ही हो, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो और फिर बाद में बेटा तुम क्या करोगे? पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, जो भी इमेज है उसकी पोजीशन और हाइट बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले बड़ा ध्यान से देखो, यहां पर लेंस और मिरर दोनों है, नहीं दिख रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं। ये सारा का सारा अरेंजमेंट ऐसे है, ये तो लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये वाले सरफेस और ये वाले सरफेस दोनों का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और साथ में ये एक मिरर है, ये एक तरह से मिरर है, क्योंकि ये वाले सरफेस मैंने सिल्वर्ड कर रखी थी, इसको ना हल्का सा दूर करके दिखा दिया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बेटा कितना है? 20 सेंटीमीटर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। और लेंस एंड मिरर का अगर कॉम्बिनेशन है, आप बड़े आराम से कह सकते हो कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/fl। ऐसे था ना? ठीक है, 1/fm बेटा मिरर का फोकल लेंथ। बेटा मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, रेज आएंगी इस तरफ, ये वाली साइड प्लस, ये वाली साइड माइनस, इसका सेंटर आएगा नेगेटिव साइड में। फोकल लेंथ है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10, प्लस 10 है -10, -10 ऑफ कोर्स कॉनकेव है, -2 बेटा 1/fl। बेटा लेंस की फोकल लेंथ दे नहीं रखी, हाँ बोले निकाल लूंगा सर, लेंस की फोकल लेंथ निकालना तो बहुत ही आसान है। 1/fl का कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है, 3/2 - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 1/20 माइनस 1/-20। आई रियली होप आपको बड़ा याद होगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ कि इट इज़ 2/20। बेटा नहीं याद तो याद कीजिए, मैंने आपको सारी बातें सिखा रखी कि कैसे कैसे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, याद होगी आपको। आप कह सकते हो कि दैट इज़ -1/10, दैट इज़ ये भी -1/10। बेटा देखना 2 से तो ये हाफ कैंसिल ही हो गया, एंड 2/20 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना? 1/10। बेटा दैट कम्स आउट टू -2/10, बेटा दैट कम्स आउट -1/5। ले बेटा ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये एक ऐसे मिरर की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो -5 सेंटीमीटर है। बड़ा नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स मिरर की या कॉनकेव मिरर की? तो आप बोलोगे सर दैट इज कॉनकेव मिरर। अब आप कहोगे सर इस लेंस को और इस मिरर को मैं एक अकलौते मिरर से रिप्लेस कर सकता हूँ और ऐसे मिरर से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसकी फोकल लेंथ आपके पास -5 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन विल लुक लाइक दिस, दिस इज अवर कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट बेटा यहां कहीं पड़ी है 40 सेंटीमीटर पर, बेटा ये आपका 2 मिलीमीटर। रेज आएंगे इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, बेटा ये वाले साइड माइनस। फॉर्मूला क्या बेटा? 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट का बेटा कोऑर्डिनेट क्या है? -40 इज एक फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हो? मिरर वाला, क्योंकि बेटा ये सारा अरेंजमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू -5, दैट इज 1/v इज 1/40 माइनस 1/5, बड़ा 40 तो आ गया नीचे, 1 - 8, बड़ा v की वैल्यू आ गई है -40/7 सेंटीमीटर। इमेज जो होगी बेटा -40 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, इमेज की हाइट क्या होगी? आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज बेटा मिरर है, मिरर में बेटा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था? -v/u, -v/u। v कितना है बेटा? -40/7, u कितना बेटा?
-40, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 40 से 40 क्या हो गया कैंसिल, बड़ा मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से आ गया -1/7, हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ गई -2/7 मिलीमीटर। तो आपके पास जो भी इमेज है, बड़ा जो भी इमेज है वो बनेगी यहां कहीं। कैलकुलेशन एक बार वापस से आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से उन्होंने सही किए। और ये जो हाइट है इसके पास दिस इज 2/7 मिलीमीटर। बढ़िया। नेगेटिव बड़ा सिर्फ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज आपकी नीचे है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है, मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट है, सामने ही आपकी इमेज है। ठीक है बच्चों, बड़े आराम से हमारा काम बन गया। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थोड़ा सा एक टफर साइड का क्वेश्चन और कर लेते हैं। बड़ा मैं पहले बोल दूं कि ये सवाल जो मैं बता रहा हूं कि टफ है, ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैथमेटिकली टफ है। बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह आपको समझ में आ गया, मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। मैं कितने सारे सवाल तो करा चुका हूं, तो आपको मन में बातें तो सेट हो चुकी हैं। लेकिन सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकली हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टफ लगे। ठीक है, लगने भी चाहिए बेटा कुछ सवाल तो टफ। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉनकेव लेंस, और सुनना, और हमने ये वाली सरफेस कर दी है सिल्वर्ड, ये कर दिया सिल्वर्ड। मजा आ गया? ठीक, सुनना बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं 20 सेंटीमीटर, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके पास 40 सेंटीमीटर। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो सारे होने लग जाएंगे। ये दोनों लेंस आपस में नज़दीक में टच हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला रहेगा। फिर ये वाला जो लेंस और ये जो मिरर है ये आपस में अगेन टच में है, तो कौन सा बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वाला फॉर्मूला रहेगा। तो थोड़ा काम तो बड़ा हो ही गया। सवाल बेटा वही है, फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। दूसरा और तीसरा सवाल आप जानते ही हो, मैं यहां कहीं बड़ा एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं 2 मिलीमीटर हाइट की, और उसकी डिस्टेंस यहां से 20 सेंटीमीटर दूर है। आपको क्या बताना है? फाइंड पोजीशन एंड हाइट। फाइंड इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी, इतना सा काम कर दो, इतना सा बहुत है। तो चलिए बेटा, मेरे पास एक प्लान है। प्लान ये है कि लेंस और मिरर कुल मिलाकर किसकी तरह बिहेव करेंगे? आप बोलोगे ये दोनों लेंस एक लेंस की तरह बिहेव करेंगे। वो लेंस जो होगा वो मिरर के साथ चिपका हुआ है, तो लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm - 2/fl। अभी सुनना इस बात को बेटा, 1/fm तो ठीक है, -2 भी ठीक है। ये जो मैंने एक फोकल लेंथ लिखी ना लेंस की, ये इन दोनों की इक्विवेलेंट की लिखी है। मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2। मैथमेटिकली थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन हम कर लेंगे, इतना पेशेंस तो अपन लोगों के अंदर है, मतलब मेरे में तो है। मेरे पास आ गया 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm, मिरर की फोकल लेंथ। रेज आएंगी इस तरफ, ये वाले साइड प्लस, ये वाले साइड माइनस। ये आपका मिरर है कॉन्वेक्स, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस में, फोकल लेंथ प्लस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, तो फोकल लेंथ तो 20 प्लस 20 -2 टाइम्स 1/f1। इसकी फोकल लेंथ लिखनी है। 1/f1 कैसे लिखते हैं? 3/2 अपॉन 1 -1 इंटू बेटा 1/r1 1/r1
माइनस 1/r2, R2 बेटा नेगेटिव में, प्लस अब इसका 4/3 माइनस 1/r1 बेटा तो 20 था लेकिन नेगेटिव में है, माइनस 1/r2 बेटा दूसरा सरफेस ये 40 पॉजिटिव में। मेरे ख्याल से वाली बात बन जाएगी बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 2 टाइम्स हाफ इंटू 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20। 4/3 माइनस 1 इज 1/3 इंटू बेटा नीचे एलसीएम तो 40 आ जाएगा, -2 माइनस 1 बेटा कितना आ गया -3। मेरे पास आ गया 1/f इक्विवेलेंट इज 1/20 माइनस 2 टाइम्स 1/20 minus 1/40. It gives me 1/f equivalent is 1/20 minus 2 times 1/20 minus 1/40 is but of course 1/40. 1/20 minus 1/20 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बेटा आपके पास आ गई है इनफाइनाइट। बेटा ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसके लिए होती है? प्लेन मिरर के लिए। ये बड़ा वैल्यूज आई ऐसी की, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। वो तो वैल्यूज ही ऐसी है कि बड़ा सारे इस तरह से निपट गए और हम बड़े आराम से बोल पाए कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई इनफाइनाइट। दिस एंटायर अरेंजमेंट विल बिहेव लाइक प्लेन मिरर। और अगर ये सारा का सारा अरेंजमेंट अगर प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा तो आप ऐसे कह पाओगे कि प्लेन मिरर की बेटा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इनफाइनाइट पता नहीं किसकी होती है? ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो। कौन? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ी है 2 मिलीमीटर की, कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? 20 सेंटीमीटर पीछे। कितने की? ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 मिलीमीटर, तो इमेज की हाइट भी है 2 मिलीमीटर। मेरा एम बिल्कुल नहीं था कि बेटा ये प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वैल्यूज बेटा ऐसी आ गई कि जिसमें आपका जो फाइनल अरेंजमेंट है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कोई और फोकल लेंथ आती हम तब भी सवाल तो कर लेते ना। तो हाँ, हमने थोड़ा वैल्यूज है ना ऐसे रैंडमली ली थी और रैंडमली वैल्यूज लेने के बावजूद ऐसा सा आंसर आ गया। आई कांट हेल्प, बट आई होप अगर मान लो कि वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट हुई तब भी आप लोग तो सॉल्व कर लोगे, आप लोग तो स्मार्ट भी तो हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बहुत ही छोटा सा मगर इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके सवाल बहुत ही फ्लैट से आते हैं, बहुत ही सीधे सपाट सवाल आते हैं और ये सवाल सीधे जेईई मेन में, आईआईटी एडवांस में पूछ लिए जाते हैं और इसके सवाल रिलेटिवली बाकी टॉपिक्स के मुकाबले थोड़े से आसान भी होते हैं। एंड अगेन जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे मोर और लेस उसी पर बेस्ड आपके सारे शीट के डीयूपी के सवाल भी होंगे और वैसे सवाल आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेईई मेन और आईआईटी एडवांस के अंदर भी मोर और लेस सवाल वैसे ही होंगे। तो चलिए हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सुनिए बच्चों, अगर कभी लाइट, मोर स्पेसिफिकली अगर व्हाइट लाइट के अंदर कोई व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स के अंदर, व्हेन आई से कंपोनेंट्स तो व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर कभी व्हाइट लाइट अपने इन कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर, अपने इन कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाए और किसी एंगल पर स्प्रेड हो जाए, दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बेटा एक लाइन लिखना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituents
व्हेन आई से कंस्टिट्यूएंट्स आई मीन जिनसे ये बना है। किन से बनी बेटा व्हाइट लाइट? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। Dispersion of light is angular splitting of white light into its constituents and of course बेटा अगर इस तरह से एंगल पे अगर बटेगा, स्प्लिट होगा, तो ऑफ कोर्स स्प्रेड हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन एंड स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर वो स्प्रेड हो जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो स्प्रेड हो जाएगा। फेयर इनफ। हालांकि डेफिनेशन उन्होंने व्हाइट लाइट बोल दिया, लेकिन मान लो कि कोई लाइट ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ वायलेट है और लेट से ग्रीन है, लेट से, और वायलेट और जो ग्रीन है, वायलेट एक तरफ मुड़ गया, ग्रीन एक तरफ मुड़ गया, उसको भी हम एंगुलर स्प्लिटिंग बोल सकते हैं। मान लो कि किसी लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो और रेड है, और मान लो कि कभी इंडिगो एक तरफ मुड़ गया और रेड एक तरफ मुड़ गया और में एंगुलर स्प्लिटिंग आ गई, हम उसको भी डिस्पर्जन कह सकते हैं। ठीक है, हम बेसिक डेफिनेशन में व्हाइट लाइट यूज शब्द कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कलर हुए और वो भी अगर एंगुलर स्प्लिट, वो भी अगर इस तरह से एंगल पे स्प्लिट होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्पर्जन कह सकते हैं। ये थोड़ा ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन एनसीईआरटी एचसीवी के अंदर लिखी रहती है, तो मैंने भी एग्जैक्टली वैसे लिख दी है। व्हाइट लाइट की बजाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कलर्स भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा किसी सवाल में भी आएगा भी। ठीक, चलिए बच्चों, अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर कोई लाइट जो है वो इस तरह से एंगुलर स्प्लिटिंग करती क्यों है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर कलर्स जाते क्यों है, उसके पीछे मेन कारण क्या है। मेन कारण ये है कि आपके पास जो लाइट है उसकी स्पीड वैक्यूम के अंदर तो हर कलर की सेम होगी। जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबकी जो स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन बाकी जो मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, उनके अंदर हर कलर की स्पीड एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी, एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिस्पर्शन। मैं समझाऊंगा, बट एक बार पहले लिखिए इस बात को। द रीजन इज कि इन वैक्यूम, या बड़ा इवन एयर भी कह सकते हो, इन वैक्यूम या एयर all the colors have same speed, that is c is equals to 3 × 10⁸ meters per second. But in other mediums, जो बाकी दूसरे मीडियम हैं, in other mediums, speed of different colors will be slightly different, थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे, will be slightly different। सर इसके कारण क्या होगा? सुनना बेटा, हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम जिसके अंदर लाइट की वेलोसिटी अगर v है, तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने डिफाइन कर रखा है c/v। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस मीडियम का जो v है वो अलग अलग मीडियम के, सॉरी, इस मीडियम के अंदर से लाइट का जो v है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर जा रहा है। अलग अलग कलर के लिए v की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग कलर के लिए अगर v की वैल्यू अलग अलग है तो इस सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है। हाँ, यह जरूर है कि ये जो स्पीड है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। v में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा तो n में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबके लिए ही एक ही मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा 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 डिफरेंट होगा। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही मीडियम का अलग अलग कलर के लिए, यही मेन कारण है हमारे डिस्पर्जन के लिए। वो हम धीरे धीरे देख लेंगे। तो इस बात को हम बेटा लिखना चाहिए में कि मीडियम will have different
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स, फॉर डिफरेंट कलर्स। हालांकि ऐसा नहीं कि बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आएगा बहुत थोड़ा सा आएगा, बहुत थोड़ा सा आएगा। इतना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि हमने आज तक तो इसको नेगलेक्ट कर रखा था। आज तक तो हम सिर्फ इतना बोलते आए थे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। कभी नहीं कहा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए इतना है, इंडिगो के लिए इतना है, ब्लू के लिए इतना है, येलो के लिए इतना है, ऑरेंज के लिए इतना है, कभी नहीं कहा। सिर्फ 4/3 दिया था। वो जो 4/3 था वो एक तरह से एवरेज था। 4/3 को लेट्स में 1.33 कहूं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वाटर के लिए वो थोड़े थोड़े चेंज होंगे, हल्के फुल्के चेंज होंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वही कारण है लाइट के डिस्पर्जन के लिए, वो हम डायग्राम बना के देख लेंगे। तो मैं इस बात को फिर से बोल दूं बेटा कि एन में जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। तो जो n का जो डिफरेंस आएगा वो स्लाइट आएगा, इसलिए मैं उसको dn भी लिख सकता हूं, क्योंकि छोटा है ना इसलिए मैं उसको dn भी लिख सकता हूं, छोटा है इसलिए। ठीक है, एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से बेटा मान लीजिए कोई ग्लास है, मान लीजिए बेटा कोई ग्लास है, ठीक है, मान लीजिए बेटा कोई ग्लास है, और ग्लास के लिए वैसे तो हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है। लेकिन अगर इसमें से व्हाइट लाइट जाएगी तो उस व्हाइट लाइट के अंदर वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है। सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं होगी। किसी के लिए हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 हो, किसी के लिए 1.51 हो, किसी के लिए 1.50 हो, किसी के लिए 1.49 हो, किसी के लिए 1.48 हो। हाँ, इन सब का जो एवरेज है वो ऑफ कोर्स 1.5 आएगा। स्लाइड डिफरेंस होगा। एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा, क्योंकि इस मीडियम के अंदर अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग है। आई होप इतनी सी बात आपको याद रहेगी, ये लॉजिक आपको याद रहेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इस बात को और मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहता हूं बेटा। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिया है बेटा, दैट इज कॉचीज फॉर्मूला। बेटा ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे सिलेबस में है, सिर्फ फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है। ये कहता है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो लाइट उसमें से गुजर रही है उसका वेवलेंथ कितना है, उसका वेवलेंथ कितना है। तो इस बात को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट स्टेट्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम also depends on wavelength of light passing through it। ठीक है बच्चे, और जो कॉचेस फॉर्मूला है वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ लैम्डा। लैम्डा मतलब बेटा जो भी लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ। फॉर्मूला इस तरह से n इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये बेटा आपके पास फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन या फिर इसके बारे में कोई बहुत डिटेल हमें जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में। n इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। a और b कोई ना कोई कॉन्स्टेंट है। अब सुनिए बेटा, वैक्यूम के लिए a की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही आपने कहा कि b की वैल्यू 0 होगी, अब लैम्डा कुछ भी हो, n की वैल्यू तो 1 आ गई, क्योंकि ये तो 1 है। इसका मतलब वैक्यूम के लिए तो फिक्स हो गया है कि n की वैल्यू 1 ही होगी फॉर ऑल कलर्स, फॉर ऑल कलर्स। सभी कलर्स के लिए वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही रहेगा। ये वाली बात हम डायरेक्ट भी समझ चुके थे, क्योंकि हमने कहा था कि सारे के सारे कलर्स की वैक्यूम में तो स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। सबकी स्पीड सेम रहेगी तो ऑफकोर्स सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा 1। लेकिन कोई भी और मीडियम हुआ,
एनी अदर मीडियम हुआ, वैक्यूम के अलावा कोई भी अगर और मीडियम हुआ तो उसके लिए ए की वैल्यू तो बड़ा ठीक है कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और जैसे बड़ा बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप बड़े आराम से कह पाओगे कि वेवलेंथ जिस लाइट की ज्यादा होगी उसके लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, और जिसके लिए जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसके लिए उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब सुनना इस बात को, व्हाइट लाइट की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। इसमें जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे वैसे लैम्डा बढ़ता है, मतलब रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा है और वायलेट का लैम्डा सबसे कम है। ठीक है, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो इसका मतलब रेड के लिए किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो सबसे कम आएगा। वायलेट जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसके लिए उसी सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा सबसे ज्यादा आएगा। और सर बाकियों का ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में आएगा। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम को छोड़कर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेड का थोड़ा सा कम होगा और वायलेट का थोड़ा सा ज्यादा होगा। और ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा नहीं है, डिफरेंस बहुत ही छोटा सा होगा लेकिन डिफरेंस होगा। और इस एन के छोटे से डिफरेंस के कारण लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी हल्का सा अलग होगा। तो एक लाइट कम डेविएट होगी, एक लाइट ज्यादा डेविएट होगी, और इसी कारण लाइट्स के अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में जा पाएंगे, जो हम डायग्राम बना के देख भी लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आई रियली होप बेटा सारे बात समझ होंगे। वायलेट एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए सबसे ज्यादा और रेड के लिए सबसे कम। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो बेटा मेरे पास ये कोई मीडियम है जिसके लिए मुझे बोल रखा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो 2 है ना ये एवरेज है। इसमें से अगर मैंने व्हाइट लाइट भेज दी तो उस व्हाइट लाइट के अंदर वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी और रेड भी है। सबके लिए ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नहीं होगा। हाँ, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। हो सकता है कि जो रेड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.96 हो सकता है कि आपका जो वायलेट हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.04 हो, और बाकी सबका इन दोनों के बीच में हो। इन सबका जो एवरेज आता है बेटा हम वो यहां लिख देते हैं। अक्सर हम एवरेज लेते हैं येलो को। बेटा अक्सर हम एवरेज किसको लेते हैं? येलो, क्योंकि येलो का जो लैम्डा है ना वो रेड और वायलेट के बीचों बीच लाई करता है। तो हम ये जो वैल्यू लिखी होती है ना ये एक तरह से एवरेज लिखी हुई होती है। एंड अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड हमें मान के चलते हैं कि ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अक्सर जो एवरेज दे रखा होता है वो येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है। मेरे ख्याल से बेटा आपको बात तो समझ में आ ही गई है। ठीक है बच्चों, एक बात और, अक्सर सवालों के अंदर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा या एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा। अगर एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन नहीं है, मतलब येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको गिवन नहीं है, उस केस में आप लिख सकते हो कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई 2। मैं बेटा बार बार चेतावनी दे रहा हूं तुम लोगों को, येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दे रखा है तो वही यूज करना। अगर नहीं दे रखा है और सवाल में जरूरत पड़ जाए तब आप कह सकते हो कि सर वायलेट और रेड का एवरेज ले लो, वही आपका येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान सकते हैं। ये कब लगाना है फॉर्मूला? जब सवाल के अंदर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन ना हो तब। अदरवाइज येलो का अलग भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को कोई थंब रूल नहीं लेना कि हाँ भाई हमेशा ये लगाऊंगा। पता लगा कि ना येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सवाल में दिया हुआ है और वो वायलेट और रेड के बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, तो तुम ऐसे थोड़े कि सवाल छोड़ दोगे कि अरे सर तो गलत हो गया। ऐसा छोड़ना नहीं है, येलो का जो दे रखा होगा वो ले लेना है। लेकिन मान लो येलो का ना दे रखा हो तो आप कह सकते हैं कि येलो के लिए मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही मीडियम का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और वो जो होगा वो वायलेट और रेड का एवरेज होगा। तो वायलेट का हल्का सा बड़ा ज्यादा होता है, रेड का हल्का सा कम होता है, उनका एवरेज जो होगा आपका येलो का या फिर उस मीडियम का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई यूनिवर्सल रूल में आएगा। ठीक है, कुछ और दे दे तो बोल लेंगे। ठीक,
आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हमारा कोचेस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये जो भी हमारा डिस्पर्जन है वो। डिस्पर्जन हुआ कैसे, चलो बच्चों दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बड़ा इंटरफेस, इसके ऊपर एयर या वैक्यूम है, यहां कोई मीडियम है, यहां कोई मीडियम है, ठीक है बच्चों। और ये मान लीजिए आपके पास कोई ना कोई नॉर्मल है, मैंने यहां पर कोई ना कोई व्हाइट रे गिरा दी ऐसे, मैंने मेरे बच्चों कोई ना कोई व्हाइट रे गिरा दी ऐसे। ये जो रे गिराई है ये मैंने व्हाइट रे गिराई है। व्हाइट रे के अंदर सब है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब है। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेट्स से आई है। हम जानते हैं कि अगर कुछ ना होता तो ये रे सीधी निकल जाती बेटा, कुछ ना होता तो ये रे सीधी निकल जाती, एंड दिस एंगल ऑल्सो वुड हैव बीन आई। लेकिन हम जानते हैं इट्स ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, द रेज विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगी। कैसे मुड़ेंगी, स्लैब्स लगाते हैं। जो वैक्यूम है वहां पर तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 ही होगा, इनटू साइन आई इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ साइन आर। मेरे पास साइन आर की वैल्यू आ गई है साइन आई अपॉन n, ठीक है बेटा। अब सुनना बेटा, जैसे ही व्हाइट लाइट इस मीडियम में थी तो सबके लिए बेटा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 था, लेकिन जैसे ही इस मीडियम में आई उस व्हाइट लाइट के अंदर जो वायलेट वाला पोर्शन है उसका तो लैम्डा सबसे छोटा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबसे ज्यादा है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सबसे ज्यादा है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है, तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि वो नॉर्मल की तरफ सबसे ज्यादा मुड़ा है। कौन, वायलेट। वायलेट जो है वो नॉर्मल की तरफ सबसे ज्यादा मुड़ा है, ठीक है ना। थोड़ा विजिबल कम है बट मेरे ख्याल तुम काम चला लोगे। ये बेटा ये हमारा वायलेट मुड़ गया है, ये एक तरह से वायलेट में आ गया है डेविएशन। वायलेट में डेविएशन सबसे ज्यादा है, बाकी भी मुड़े होंगे, बाकी मुड़े तो होंगे, लेकिन हमारा जो रेड है उसका लैम्डा सबसे ज्यादा, उसका एन सबसे कम, उसका एन सबसे कम तो उसका आर सबसे ज्यादा। तो रेड भी मुड़ा तो होगा, रेड जो है वो मुड़ा तो होगा, लेकिन वो उतना नहीं मुड़ा होगा बेटा, रेड यू निकल गया, रेड यू निकल गया होगा। और ये हमारे रेड में डेविएशन है। मेरे बच्चे पूछेंगे सर बाकी कहां है, बेटा ये वायलेट है, ये रेड है, बाकी इन सब के बीच में है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों के बीच में है, तो उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इन दोनों के बीच में है, तो डेविएशन इन दोनों के बीच में है। तो अगर ये आपका वायलेट है और अगर ये आपका रेड है तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज इन सब के बीच में है। और ध्यान से देखिए कि एक व्हाइट लाइट जो है वो इस तरह से बंट गई है, इस तरह से एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई है। क्या होगी बेटा, एंगुलर स्प्लिटिंग हो गई है, और डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये व्हाइट लाइट जो थी वो स्प्रेड हो गई अलग अलग कलर्स में, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज dispersion of light. I hope you get the entire sense. और अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सुनना बेटा, ये वाला जो एंगल है देखना बेटा, ये हमारा वायलेट का डेविएशन है, ये हमारा रेड का डेविएशन है, सॉरी ये हमारा वायलेट का डेविएशन है, ये हमारा रेड का डेविएशन है। हमारी जो एंटायर स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से स्प्रेड हो गई है। एक्सट्रीम रेज रेड है और वायलेट है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्शन। बेटा कई जगह इसको डिस्पर्जन एंगल भी लिखा रहता है,
हालांकि ज़्यादा यूज्ड जो वर्ड है वो एंगल ऑफ डिस्पर्जन है, कि आपकी जो एक्सट्रीम रेज है, एक्सट्रीम बेटा कौन सी है, रेड और वायलेट, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। और ज्योमेट्री से अगर देखें तो यहां से यहां तक का एंगल है डेल्टा वी, यहां से तक एंगल है डेल्टा आर, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू थीटा। एंड दिस थीटा इज अवर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। बड़ा कई जगह इसको डिस्पर्जन एंगल भी लिखा रहता है। आई होप मैं बड़ा इस पूरी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। ये तो ठीक है, सवाल नहीं है, ये तो मेरा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए आपको सिचुएशन समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे सारा मामला होता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है मेरे बच्चे, एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए बेटा ये इंटरफेस है, यहां पर कोई ना कोई मीडियम है, यहां आपके पास वैक्यूम है, ये बड़ा कोई ना कोई नॉर्मल है, और मैंने क्या किया कि मैंने व्हाइट लाइट भेज दी ऐसे, व्हाइट लाइट भेज दी ऐसे, बड़ा व्हाइट लाइट भेज दी ऐसे। ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ बड़ा फिर तो वापस आ जाएगी, ठीक है, फिर तो यूं जाके ऐसे आ जाएगी। मैंने ध्यान रखा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बड़ा एक क्रिटिकल एंगल से छोटा है, ठीक है। सारी व्हाइट लाइट यूं जा रही है, इस व्हाइट लाइट के अंदर वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है, और भेजे मैंने ऐसे सबको एक साथ ही भेज दिया इस तरफ। अगर कुछ ना होता तो मेरे बालक जानते हैं, कुछ ना होता तो मेरे बालक जानते हैं कि रे जाती ऐसे, रे जाती ऐसे, ये आई है तो बेटा ये भी आई है। अब जैसे ही मीडियम चेंज होगा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। सर ट्विस्ट क्यों आएगा? वैक्यूम में तो सबका एन सेम है ना बेटा, वैक्यूम में तो सेम है, लेकिन इस मीडियम में सारे के सारे कलर्स का एन सेम नहीं है। कैलकुलेशन चेक करना, यहां पर एन टाइम्स साइन आई इज इक्वल्स टू, यहां पर वैक्यूम में तो सबका 1 है, 1 इंटू साइन आर। यहां से मैं बड़े आराम से लिखता हूं कि साइन आर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स साइन आई। अब मैं जानता हूं कि सबके लिए आई सेम है, लेकिन सारे के सारे कलर्स के लिए एन सेम नहीं है। जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा कौन था? रेड। रेड के लिए एन की वैल्यू सबसे कम, रेड के लिए एन की वैल्यू सबसे कम, तो आर की वैल्यू उसके लिए सबसे कम। हां, ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर है, तो सारे के सारे ही नॉर्मल से दूर मुड़ेंगे, लेकिन सबसे कम कौन मुड़ेगा? जिसका आर सबसे छोटा होगा। आर सबसे छोटा किसका होगा? जिसका एन सबसे छोटा होगा। इस मीडियम में एन सबसे छोटा किसका है? आप बोलो सर रेड का। तो ऑब्वियस बात है कि आपके जो रेड कलर होगा वो ऐसे जाएगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज डेविएशन ऑफ रेड। वायलेट का एन है सबसे ज्यादा, तो उसका आर आएगा सबसे ज्यादा। जो हमारा वायलेट कलर होगा वो जाएगा ऐसे। फिर से चेक करो बेटा, क्या व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट गई है? आप बोले हां सर बिल्कुल टूट गई है। आपने तो सिर्फ और सिर्फ वायलेट और रेड दिखाएं, बाकी इन दोनों के बीच में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, सब इनके बीच में। और ये वाला जो एंगल है, दो एक्सट्रीम रेस के बीच का जो एंगल है वायलेट और रेड के बीच, ये हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन या डिस्पर्जन एंगल है। और ये हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कितना बड़ा? ये है डेल्टा वी, ये है डेल्टा आर, तो ऑफ कोर्स दिस इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा। आपको सिर्फ फील दिलाने के लिए बेटा इतना सारा काम किया मैंने। आई होप यू गेट द पॉइंट, सिर्फ फील दिलाने के लिए, ठीक है। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन इन प्रिज्म। बेटा प्रिज्म में डिस्पर्जन कैसे होगा? सुनना बेटा। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई प्रिज्म है,
और इस प्रिज्म का जो एपेक्स एंगल है वो आपके पास ए है। प्रिज्म ऑफ कोर्स किसी ग्लास का ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होगा, बाहर बड़ा एयर या वैक्यूम कुछ ना कुछ मान सकते हो, ठीक है। मैंने अब तुम्हें सारी प्रिज्म की कहानी तो पता ही होगा। मैंने क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर ऐसे व्हाइट लाइट गिरा दी, व्हाइट लाइट गिरा दी। तो एक मैंने ऐसे व्हाइट लाइट गिरा दी, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर कुछ ना होता तो तुम जानते हो बेटा रे सारी की सारी ऐसे निकल जाती, कुछ भी ना होता तो सारी की सारी रे यूं निकल जाती। बेटा आप जानते हो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो रेज मुड़ेंगे किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। ज्यादा कौन मुड़ेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम जानते हो वायलेट के लिए ज्यादा है और रेड के लिए कम है। वायलेट के लिए ज्यादा है और रेड के लिए कम है। तो आपकी जो वायलेट वाली रे होगी बेटा वो ज्यादा मुड़ जाएगी, रेड भी मुड़ेगी, रेड थोड़ी कम मुड़ेगी। रेड भी मुड़ेगी बेटा, रेड थोड़ी सी कम मुड़ेगी। रेड लेट से ऐसे, फिर उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, फिर से मुड़ेगा, ये आपका वायलेट मुड़ गया, ये आपका वायलेट। वायलेट वाली लाइन को अगर मैं देखूं पीछे की तरफ अगर खींचूं ऐसे, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये बड़ा एक तरह से आपका वायलेट के अंदर डेविएशन। बड़ा वायलेट वाला कलर थोड़ा सा कम विजिबल है, बट मेरे ख्याल से तुम बात को तो समझ ही गया ना, ठीक है। नहीं इतना विजिबल तो है। और हमारी रेड वाली भी मुड़ेगी बड़ा, रेड वाली लाइट भी मुड़ेगी। रेड वाली लाइट भी मुड़ेगी। ये हमारी रेड वाली लाइट, दिस इज डेविएशन। दोनों पहले सेम डायरेक्शन में जा रही, दोनों सेम डायरेक्शन जा रही थी। एक मुड़ गई 10 डिग्री, एक मुड़ गई 3 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 10 - 3 = 7। तो कोई मुझसे पूछ ले बड़ा, कोई मुझसे पूछ ले कि अगर मैं रेड वाली लाइन को बड़ा इस तरह से पीछे की तरफ लेके जाऊं ऐसे, और कोई मुझसे पूछ ले कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, रेड और वायलेट के बीच में, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन है और दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर कोई कहेगा तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि पहले दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे थे, एक जना ज्यादा मुड़ गया, एक जना कम मुड़ गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंगल हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सर बाकी नहीं मुड़े क्या? बेटा बाकी भी मुड़े, बाकी इन दोनों के बीच में, बट बाकी इन दोनों के बीच में अगर ये वायलेट है ये रेड है, ये अगर वायलेट है ये रेड है, तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब है। एवरेज कौन है? एवरेज अब भी बेटा आपका येलो मानेंगे। तो ये बेटा हमारा डिस्पर्जन इन प्रिज्म है। डायग्राम के हिसाब से सारी सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली बात को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट इज डिस्पर्जन इन स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। बेटा स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के अंदर डेविएशन लिखना बहुत ही आसान था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1 इंटू एपेक्स एंगल, हमारा काम बन जाएगा इतने से फॉर्मूले से। चलिए बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है,
इस तरह से, ठीक है ना। इस स्मॉल एंगल प्रिज्म का जो एपेक्स एंगल है या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म है वो आपके पास ए है। मैंने इस स्मॉल एंगल प्रिज्म के ऊपर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा दी ऐसे, कुछ ना होता तो ये रे आप जानते बेटा सीधी निकल जाती है ऐसे। कुछ ना होता तो रे निकल जाती है ऐसे, बट मेरे बच्चे जानते हैं कुछ तो होगा ही, है ना। रेज मुड़ेंगे किस तरफ? इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑफ कोर्स वैक्यूम टू सम मीडियम, इट्स ए रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो रेज विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगे। नॉर्मल की तरफ ज़्यादा कौन मुड़ेगी? बड़ा ऑफ कोर्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो वायलेट लाइट जो है वो बेटा मुड़ जाएगी, वायलेट जो होगी वो ऐसे मुड़ेगी, फिर एक बार रिफ्रैक्शन और होगा और उसके बाद आपकी जो वायलेट है वो ऐसे मुड़ जाएगी, और ये कुल मिलाकर आपका वायलेट का डेविएशन है। ये जो वायलेट का डेविएशन है मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म में वायलेट का डेविएशन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए -1 टाइम्स आपका एपेक्स एंगल। फेयर इनफ, ये फॉर्मूला पहले से आता ही बड़ा। रेड भी ऑफ कोर्स बड़ा डेविएट होगी, और रेड कैसे डेविएट होगी चेक करते हैं। रेड जो है वो पहले ऐसे जाएगी, फिर जो रेड होगी बाद में लेट से ये हो जाएगी। रेड भी डेविएट तो हुई है बेटा, और रेड का जो डेविएशन है मैं उसको एक बार के लिए डेल्टा आर लिखा। ठीक, अगर मैं कहूं कि रेड का डेविएशन क्या है तो हमें कोई बहुत ज्यादा काम तो करना नहीं है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के अंदर तो सारी कहानी बहुत आसान थी। वो कहता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कितना होगा? -1 टाइम्स आपका एपेक्स एंगल। बढ़िया। बाकी सारे कलर कहाँ होंगे? इन दोनों के बीच में। अगर मुझे एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकालना है तो इन दोनों एक्सट्रीम रेस के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों एक्सट्रीम रेस के बीच में कितना एंगल है वो निकालो। तो आप बोलोगे सर शुरुआत में तो दोनों रे एक साथ आ रही थी, एक ज्यादा घूम गई डेल्टा वी, एक कम घूम गई डेल्टा आर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो दैट विल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन, सीधा डिटेल लिख दो ना, एंगल ऑफ डिस्पर्जन विल बी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बड़ा डेल्टा वी यहां रखना, डेल्टा आर यहां रखना। मैं बड़े आराम से इसे कह सकता हूं एन वी माइनस एन आर इंटू एन वी और एन आर में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अंतर हो कि एन वी एन आर से दुगुना हो, डेढ़ गुना हो, छोटा सा अंतर है। वेवलेंथ में चेंज के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज है वो छोटा सा है, बट है तो सही। ये जो छोटा सा चेंज है ये बेटा मेरे पास एन वी माइनस एन आर है। कई जगह बेटा इसको डी एन वी लिख सकते हैं। डी एन मतलब एन में छोटा सा चेंज ड्यू टू वेवलेंथ में चेंज। ठीक है, ये हमारा आ गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन। कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर ठीक है डिस्पर्जन एंगल हम बड़े आराम से स्मॉल एंगल प्रिज्म के अंदर सीख गए और ये वाला फॉर्मूला मैंने याद भी कर लिया, लेट्स से मैंने याद भी कर लिया, ऊपर वाला याद करना नीचे वाला ठीक। सर एंगल ऑफ डेविएशन पूछ ले तो कि रे कितनी डेविएट हुई है, तो मेरा जवाब ये होगा कि बेटा रे डेविएट हुई है। अगर ये पूछोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी रे की बात कर रहे हो, क्योंकि वायलेट अलग डेविएट हुई है, रेड अलग डेविएट हुई है, और ऑफ कोर्स बाकी कलर अलग डेविएट हुए हैं। जिस भी कलर का आप मुझसे डेविएशन पूछोगे, अगर आपने इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए दे दिया तो मैं बड़े आराम से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा n-1 इंटू ए। लेकिन मान लो सवाल के अंदर हमें नहीं दिया हम लोगों को, बस ये पूछ लिया फाइंड डेविएशन, सिर्फ ये पूछ लिया कि बताओ डेविएशन कितना होगा, तो अब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि सिर्फ डेविएशन पूछा है। इट मींस दैट कि वो हमसे मीन डेविएशन पूछना चाह रहे हैं, और व्हेन आई से मीन डेविएशन पूछना चाह रहे हैं इसका मतलब वो हमसे येलो का डेविएशन पूछना चाह रहे हैं कि येलो कलर कितना डेविएट हुआ है। हमसे जानना चाहते हैं कि हमारा जो येलो कलर है
वो कितना डेविएट हुआ है। येलो हमारा एवरेज है, तो जो येलो का जो डेविएशन है बेटा, ये हमारा मीन है। तो हम कह देंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म फॉर येलो -1 इंटू एपेक्स एंगल। सर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दिया हुआ तो उस केस में बता चुका हूं NV + NR अपॉन। तो बेटा ध्यान रखिए इस बात को कि अगर सिर्फ मीन डेविएशन कोई हमसे पूछे तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मीन डेविएशन मींस डेविएशन ऑफ येलो एंड दैट इज ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो -1 इंटू ए। बेटा इसको कई जगह n-1 इंटू ए भी लिखा रहता है, क्योंकि येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो आपकी एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो सेम ही होती है, तो इसको ny की जगह सिर्फ n भी लिखा रहता है। आई होप यहां तक तो सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे आपको। एक बड़ा टर्म और है दैट इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज इक्वल टू, बेटा इट इज इक्वल टू डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन। सर डेविएशन किसका? ऑफ कोर्स बेटा मीन। डिस्पर्जन हम देख चुके हैं दैट इज NV - NR इंटू ए, और नीचे आगे मेरे पास NY -1 इंटू ए से ए बेटा आपके पास कैंसिल हो गया, और डिस्पर्सिव पावर का मेरे पास फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फॉर येलो -1। अगर बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो ना दे रखा हुआ तो क्या करेंगे? तो ऑफकोर्स बेटा हम उसको NV + NR अपॉन 2 मान लेंगे। ये जो NV - NR है इसको हम DNV लिख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो को हम सिर्फ N भी लिख सकते हैं, क्योंकि येलो ही तो मीन है, तो इसको बेटा S भी लिख सकते हैं। ये है हमारा डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर शब्द से घबराना नहीं है, ये कोई वर्क अपॉन टाइम नहीं बेटा, तुम लोग देख पा रहे हो एंगल अपॉन एंगल है। इट इज ऑफ कोर्स यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट ए रेशियो। ये पावर वावर नाम में ही है बेटा, ऐसा नहीं कि ये वर्क अपॉन टाइम हो गया है और उसकी यूनिट वाट हो गई है, ना ना, इट इज ऑफ कोर्स यूनिटलेस। दिख ही रहा बेटा, डिग्री अपॉन डिग्री कैंसिल। इट इज ऑब्वियसली डायमेंशनलेस, जस्ट ए रेशियो, बेटा सिर्फ और सिर्फ रेशियो होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओमेगा की जो वैल्यू है, डिस्पर्सिव पावर की जो वैल्यू है, वो किस पर डिपेंड करेगी? उस मीडियम पे। भाई NV क्या है? मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए क्या है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्या है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो के लिए क्या है? वो मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली। मैं इस बात को स्ट्रेस देके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस मीडियम से आप कुछ भी बनाओ, उस मीडियम से भले आप स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म बनाओ, लार्ज एंगल्ड प्रिज्म बनाओ, पैरेलल स्लैब बनाओ, गाय बनाओ, भैंस बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसका डिस्पर्सिव पावर वही रहेगा। डिस्पर्सिव पावर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने उसको क्या बनाया है, चाहे लेंस हो, चाहे पैरेलल स्लैब हो, चाहे बेटा आपका स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म हो, चाहे लार्ज एंगल्ड प्रिज्म हो, और कुछ भी हो। डिस्पर्सिव पावर सिर्फ मीडियम का होता है। कल को किसी ने बोल दिया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास है क्राउन ग्लास, उसका डिस्पर्सिव पावर है ये, लेट्स से कोई वैल्यू बोल दी 0.75, लेट्स से, तो आप ये नहीं पूछोगे उससे कि सर ये 0.75 किसके लिए है, उस ग्लास से आपने क्या बनाया है। नहीं, क्या बनाया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मीडियम है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ओनली एंड दैट्स इट। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं।